नमस्कार, मैं हूं जगतपाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया। हमेशा हम कुछ न कुछ विषय को लेकर के हमेशा आपके साथ आते हैं और आज बहुत ही खास दिन है और इस पूरे झारखंड प्रदेश में एक बहुत ही अनुपम कार्य हुआ है। झारखंड प्रदेश का रिजल्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी का रिजल्ट अभी जारी हुआ है और इसी कड़ी में आज हम एक ऐसे विद्यार्थी, एक ऐसे कैंडिडेट से बात करने वाले हैं जो कि एक बहुत ही सुदूरवर्ती क्षेत्र सोनाहतू थाना क्षेत्र के पापरीदा गांव के रहने वाले हैं और जिन्होंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में इस जो एग्ज़ाम्स को क्रैक किया है, क्वालिफाई किया है और आज फाइनली उनका रिजल्ट आ चुका है। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जयप्रकाश महतो जी, जयपाल महतो जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जी नमस्कार। जयप्रकाश जी, जयपाल जी, आप का जो रिजल्ट है, सबसे पहले तो न्यूज़ टॉप इंडिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी जर्नी एक कह सकते हैं कि सुदूरवर्ती क्षेत्र से लेकर के झारखंड प्रदेश का सबसे टॉप एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है। ये सफ़र बहुत ही निश्चित रूप से चैलेंजिंग रहा था, लेकिन आप सबसे पहले अपना बैकग्राउंड बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? जी, मैं सोनाहतू प्रखंड का एक चौकातू पोस्ट ऑफिस है, इसमें एक सुदूर गांव है पापरीदा, जो सोनाहतू प्रखंड का सबसे अंतिम गांव भी है, जो सरायकेला खरसावां का बॉर्डर इंचागढ़ क्षेत्र के सटा हुआ है। उस गांव से बिलोंग करता हूं और मैंने प्रारंभिक शिक्षा भी अपने गांव के ही स्कूल से की। अच्छा। मिडिल स्कूल सालुगडी मिडिल स्कूल है, गाँव से सटा हुआ है। सालुगडी एक्चुअली इंचागढ़ में पड़ता। उसके बाद मैट्रिक तक की परीक्षा अनुग्रह नारायण उच्च विद्यालय पीलीद से की। अच्छा। वहीं से ओके। और उसके बाद आप हायर एजुकेशन, सेकेंडरी प्लस ग्रेजुएशन, ये सब एजुकेशन आपने? उसके बाद मैट्रिक में अच्छे नंबर आ गए, तो उसके कारण फिर संत जेवियर में एडमिशन मिल गया। अच्छा। उसके बाद संत जेवियर से मैंने ग्रेजुएशन भी किया। अच्छा। क्या सब्जेक्ट था आपका? ज्योग्राफी से ऑनर्स किया था मैंने संत जेवियर से। ओके। इसके बाद पीजी की पढ़ाई के लिए मैं जेएनयू चला गया था। ओके। तो आपका जो एक सफ़र था एजुकेशन का, निश्चित रूप से गांव से लेके शहर तक बोल सकते हैं। आपके फैमिली में कौन कौन है? अभी मेरी फैमिली में पिताजी हैं, मैं हूँ, मेरा एक छोटा भाई है और बहन मेरे से छोटी है। अच्छा। उसकी शादी हो गई है। जयपाल जी, सिविल सर्विसेज एक बहुत सारे लोगों के मन में एक मिथ है कि बहुत चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट होता है, चैलेंजिंग होता भी है और बहुत मतलब रिगार्डेड मैं कह सकता हूँ कि पोस्ट भी है। तो ये सिविल सर्विसेज, आप एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहते हुए इस प्रकार का कॉन्सेप्ट माइंड पे कैसे आया? ये सिविल सर्विसेज में ही जाना है, इसको लेकर के आप कब माइंड सेट किए? पहली बार तो आसपास के लोगों को देखकर लगा, आसपास के लोगों को इन द सेंस जब हम पढ़ाई कर रहे थे हाई स्कूल में। अच्छा। तो मेरे पिताजी उस समय जेपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे थे मेंस में। ओके। और मेंस में उन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाया था, तो हम लोग भी साथ रहते थे तो देखते थे पिताजी को। उनके कुछ दोस्त भी थे, साथ में पढ़ाई करते थे, हम लोग भी पढ़ाई करते थे साथ में। तो उसी समय से मुझे लगता है पहली बार अंदर से एक ये आई कि आवाज़ आई कि मुझे भी इसे करना है। अच्छा। फिर बाद में पिताजी जब असफल हो गए उसमें, तो और ज़्यादा एक जागृति अंदर से आई कि मुझे करके दिखाना है, एक किन्हीं का सपना भी पूरा करना है। एक अच्छी बात है। तो इसके बाद फिर आगे की जर्नी शुरू हुई। मतलब कहीं ना कहीं आप, अगर ये कहा जा सकता है कि आपके फादर के सपने कहीं ना कहीं उनके मन में था, उनको आज साकार करके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जब आप पिताजी की आंखों में जब आपके लिए प्राउड देखते हैं उनकी आंखों में, तो कहीं ना कहीं उनको लगता होगा कि मैं नहीं कर पाया तो मेरा बेटा करके दिखाया और अपना गौरव बढ़ाया। आप इससे पहले कि आप कमीशन, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था, किस प्रकार? ये मेरा जेपीएससी का सेकंड अटेम्प्ट था। अच्छा। पहला अटेम्प्ट मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर था तभी दिया था 2013 में। अच्छा। उस समय मैंने प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया था। अच्छा। 2 मार्क्स से रुक गया था। अच्छा। इसके बाद मैंने 2016 में जो वैकेंसी आई इसमें दिया। ओके। तो ये आज आपने क्वालिफाई फाइनली कर लिया, तो ऑफ कोर्स आपको अच्छा लग रहा है। तो अभी सारे फ्रेंड्स, आपको लगता था कि आप कमीशन जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? जी, एक विश्वास तो अंदर से था, जिस प्रकार से मैंने पढ़ाई की थी कि हाँ क्रैक तो कर सकता हूँ। लेकिन जो 5वीं रैंक आई तो इससे और ज़्यादा ये खुशी मिली। एक कह सकते हैं कि हाँ इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैंने 5th पोजीशन पे हैं आप। जी। गुड, ग्रेट। जयपाल जी, आप
इससे पहले इस जेपीएससी एग्जाम्स के पहले आप और भी कोई गवर्नमेंट के सर्विसेज में हैं? हाँ, इससे पहले मैंने +2 हाई स्कूल लोधमा खूंटी जिले में, वर्तमान में आप वहाँ पे जी पोस्टेड अभी हैं? पिछले ही साल 2017 में आई थिंक जो बहाली हुई थी यहाँ झारखंड में, उसमें मैं ज्योग्राफी +2 टीचर के रूप में लोधमा में पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, आप अभी वर्तमान में सर्विसेज में हैं। तो आप सर्विस और एग्ज़ाम जी, ये दोनों को कैसे आप मतलब मैनेज करके आपने किया? एक्चुअली ये एग्ज़ाम सर्विस ज्वाइन करने से पहले हुई थी। तैयारी पहले कर रहे थे? पहले ज्वाइनिंग एग्जाम हो गई थी। हाँ। मेंस की एग्ज़ाम जनवरी में हुई थी। अच्छा, मैंने फरवरी में ज्वाइन किया था। और इसका मतलब कहीं ना कहीं जो एग्जाम्स की आप तैयारी बहुत पहले से कर रहे थे, उसका फ़ायदा भी आपको अपने हाई स्कूल टीचिंग में भी मिला जी। आपको बहुत फ़ायदा मिला जी। तो आपने जो पढ़ाई आपने किया था कमीशन की, हालांकि निश्चित रूप से आदमी जब एक रास्ते में चलता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें और पढ़ाओ उनको मिल जाती है, तो आपने स्टडी का क्या ऐसा स्ट्रेटजी बनाया था जिससे आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं पूरे क्षेत्र में, आज वो या तो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग हो या तो और भी एग्जाम्स हो, कमीशन हो, उसको आप क्या बताना चाहते हैं? किस प्रकार की स्ट्रेटजी थी आपकी पढ़ाई की? देखिए, पहली बात तो एग्ज़ाम की तैयारी होती है जब आप एक खास तैयारी होती है उस कुछ समय के लिए, उस एग्ज़ाम के लिए। अच्छा। लेकिन आपका जो मौलिक एजुकेशन है, फंडामेंटल स्कूल और कॉलेज की, अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, मेरे अनुसार। कॉलेज जब इस हाई स्कूल में था तभी से हम लोगों में एक वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने की और हर सब्जेक्ट को अच्छे से, एनसीईआरटी जो अभी है, हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने की वो आदत थी। लोगों को देख के लगता था, एक्चुअली जब सिविल की तैयारी पापा लोग करते थे तो वो लोग भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो उससे हम लोगों में अपने सिलेबस को अच्छे से समझ के, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, पढ़ने की वो आदत पड़ गई थी। उसके बाद जब ग्रेजुएशन में आए, एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं ना, किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जहाँ क्लास नहीं होती, और ग्रेजुएशन में क्लास नहीं करते और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं। ये मुझे लगता है बहुत बेहतर तरीका नहीं है, क्योंकि आपको जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है उसको बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, फिर आपको अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे लिए यही हुआ था। मैंने जब ग्रेजुएशन किया उसमें जो सबसे सब्जेक्ट, तो मेरे 2 सबसे सब्जेक्ट थे, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। अच्छा। और ज्योग्राफी ऑनर्स था। अच्छा। तो तीनों मेरी ग्रेजुएशन के दौरान अच्छे से मैंने पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने एमए में भी यही चीज़ें दोहराई, ज्योग्राफी अच्छे से कर लिया और बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ता रहा, तो फिर मुझे तैयारी में बहुत आसानी हुई। आप जैसे कि कह रहे हैं कि आप अगर स्कूलिंग फंडामेंटल एजुकेशन आपने अगर डेप्थ में किया जी, तो निश्चित रूप से आप जो भी बड़ी एग्जाम्स हैं उसमें आप बहुत इजी हो जाता है जी। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी या पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी के लिए अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आप क्या होता है, आप अच्छे से पढ़ लिए अपने सिलेबस, उसके बाद आप किसी क्षेत्र में जाएं, बैंक में जाएं, सिविल में जाएं, तो हर जगह जा सकते हैं वहाँ से, ये ज़रूरी है। अभी आप जैसे एग्ज़ाम आपने अभी क्वालिफाई, फाइनली आपका लिस्ट आ गया, तो आप अभी किस जो स्ट्रीम है उसमें आपको जानने का इच्छा है? मैं हमेशा से प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता था। एडमिनिस्ट्रेशन में आप उसी में सिलेक्शन भी हो गया। तो उसमें वीडियो, हाँ शायद अभी प्रारंभिक में यहाँ वीडियो मिलता है, उसके बाद आपको आगे की एसडीओ है उससे। अच्छा, वेरी गुड। जयपाल जी, एक बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में भी आता होगा कि अगर आपने से ग्रेजुएशन आपने ज्योग्राफी से किया तो किस तरह का विषय को लेने से ज़्यादा उसको सहूलियत होगा भविष्य में, या मतलब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट से भी माइंड पे सेट करके चलते हैं कि भाई आर्ट्स बैकग्राउंड से शायद मैं आऊँ तो नहीं हो पाएगा, या साइंस करूँगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा, या कॉमर्स करूँगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। क्या इस तरह का मिथक जो स्टूडेंट्स में आज के तारीख में है, क्या आपको लगता है? देखिए, इस सर्विस में, इस रिजल्ट में भी जो जेपीएससी की बहुत सारे बीटेक स्टूडेंट ने भी क्वालिफाई किया। अच्छा। उन्होंने बीटेक किया फिर तैयारी की। तो मुख्य चीज़ ये है कि आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, जो भी सब्जेक्ट लिए, आप साइंस से कर रहे हैं, बीटेक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं या आर्ट्स कर रहे हैं, आप उसको यदि अपने सिलेबस को सही से किए ना, तो ग्रेजुएशन आपको 2-3 चीज़ें करा देता है। आपके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी लाएगा, लॉजिकल थिंकिंग, और आपके जो ब्रेन को एक्सपेंड करने की चीज़ें हैं, अलग अलग आसपास की चीज़ों को देखना, समाचार पत्र पढ़ते रहना, ये चीज़ अब अपने को मजबूत करना है ना, कि पैसेज जैसे पढ़ना, एक बार पढ़ के समझ जाना, ये सब एबिलिटी उस समय डेवलप करने की चीज़ होती है। ये आप कर लिए एक बार, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, आर्ट्स पढ़ रहे हो, कॉमर्स पढ़ रहे हो,
उसके बाद आपको कुछ भी सिलेबस दे दिया जाए, आप बीटेक भी कर लिए और आपके अंदर ये क्वालिटी आ गई, उसके बाद आप सिलेबस उठाते हैं, फिर उसके अनुसार पढ़ जाते हैं, हो जाता है। यही चीज़, यही कारण है कि अभी तक देखिएगा कि अधिकतर स्टूडेंट जो है बीटेक से, इंजीनियरिंग फील्ड से आ रहे हैं, क्योंकि वे उस तरीके से और अधिक साइंस की थ्योरीज और ये सब पढ़ के ये सब एबिलिटी और अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। मतलब वैसे भी बीटेक वाले स्टूडेंट्स में ज़्यादातर जैसे हमें लगता है कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा रहता है और एनालिटिकल एनालिसिस करके वो स्टडी करने में वो सब एबिलिटी उस समय डेवलप हो जाती है। इसलिए आप कोई भी पढ़ाई करें, आर्ट्स पढ़ें, तो ये सब को अपने अंदर डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि बच्चों के अंदर में जो स्टडी फंडामेंटल कर रहे हैं ग्रेजुएशन अप टू ग्रेजुएशन, तब तक उनको अपने भीतर में इस तरह के जिज्ञासु करके इसको जिज्ञासु करने, आप समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो खबरों को ऐसा नहीं कि पढ़ लिए, है ना, ये क्यों हो रहा है, समाज पे क्या असर पड़ेगा, ग्लोबल सिनेरियो में जोड़ के देखना। अभी जैसे कोरोना वायरस का समय चल रहा है, तो अब जब अखबार सिर्फ डाटा मत उठाइए कि आज कितना बढ़ा, कल कितना बढ़ा, है ना, इससे रिलेटेड जो रिसर्च हो रही है, क्यों आया, इस पे क्लाइमेट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, एनवायरनमेंट पे, हमारे सामाजिक जीवन पे, इकोनॉमी पे करना है। हाँ, तो ये सब चीज़ें, फिर आप तैयारी आसान हो जाएगी आपकी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है जयपाल जी कि कमीशन जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लेना ही पड़ता है जी, उसके बिना नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आज जो है ना, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं ले पाते हैं, या तो बहुत सारे लोग ले पाते हैं। आपका कितना रोल था कोचिंग इंस्टीट्यूशन का इस एग्ज़ाम के लिए? देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल तो है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो बिना कोचिंग के भी क्वालिफाई कर लेते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, पवन यादव नाम है उनका, वो 2018 में ही उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है, IRTS में अभी ट्रेनिंग कर रहे, बिना उन्होंने कभी कोचिंग नहीं किया। अच्छा, तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोचिंग, हाँ, कोचिंग आपको क्या करती है कि उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एक बोलते हैं डायरेक्टेड पाथ, कि जहाँ जाना है, तो वो मटेरियल आपको प्रोवाइड कर देगी, दिखाई देता है। हाँ, तो आपको फिर आपके अंदर कितनी एबिलिटी है उसको लेने की, उस पर डिपेंड करता है। अभी जैसे जब एग्ज़ाम्स आपका पीटी क्वालिफाई किया, आपने मेंस क्वालिफाई किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स में इंटरव्यू को लेकर के बहुत माइंड पे फोबिया रहता है, डर रहता है, और इंटरव्यू को लेकर के इतना चैलेंज, कई बार तो इंटरव्यू जाने के बाद लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आपका इंटरव्यू का जो सिचुएशन था या इंटरव्यू होने वाला था, उस कंडीशन में आपके माइंड पे क्या चल रहा था और आपने इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई किया? इसको मैं अच्छे से बताना चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट। क्योंकि इंटरव्यू के दिन क्या होता है कि वहाँ JPSC में आपको सब लगभग डेली 100 कैंडिडेट को बुलाया गया था इस बार, तो सभी बेसमेंट में बैठे होते हैं, और मुझे लगता है 4 या 5 बोर्ड बैठा थे एक साथ। अच्छा, तो आपको 5-5 के ग्रुप में फिर फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में इंटरव्यू हो रहा है, तो वहाँ ले जाया जाता है, वहाँ अलग से बारंडा है, सोफे हैं, वहाँ बैठाया जाता है। तो जब तक आप नीचे बैठे हैं तब तक तो कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा। अब दोस्तों के बीच में बातें कर रहे हैं, जब आपका नाम आया 5 को बुला के ले जाएगा, तब आपके अंदर नर्वसनेस आती है। फिर आपको बुलाया जाएगा, वहाँ बैठाया जाएगा सोफे में। अच्छा, तो वो फीलिंग थोड़ा है कि यार नर्वस, क्या पूछा जाएगा, अंदर क्या हो रहा है। उसके बाद फिर आपको जब अलग अलग बोर्ड में इंटरव्यू चलता है, तो वहाँ आपको हर इंटरव्यू बोर्ड के बाहर एक कुर्सी होती है, वहाँ बैठना है एक एक करके। अच्छा, तो जब आपकी नंबर आएगी और अंदर इंटरव्यू चल रहा है और आप बाहर बैठे हैं, वो नर्वसनेस का पीक टाइम होता है। कुर्सी में बैठे हैं, आप सोच रहे हैं अंदर क्या हो रहा है। बिल्कुल। उसके बाद जैसे वो बाहर आता है, फिर आपकी बारी आती है, अंदर जैसे जाते हैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। आपको इंटरव्यूअर इतने फ्रेंडली मिले थे मुझे। अच्छा। सबसे पहले तो बहुत अच्छे से 5 इंटरव्यूअर थे। अच्छा। तो बहुत अच्छे से पहले तो क्या मतलब कहाँ से आ रहे हैं ऐसे करके आपको नॉर्मलाइज करने की कोशिश किया, फिर बिल्कुल नॉर्मल। उसके बाद आप कोई नर्वसनेस नहीं थी। मतलब आज जिस प्रकार से आपने बताया कि जब इंटरव्यू कोई दे रहा होता है और बाहर में बैठे रहे होते हैं, उस कंडीशन में जो सिचुएशन रहता है बहुत पीक पे रहता है। हाँ, वो पीक और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इंटरव्यू कितना टफ होगा या क्या होगा, मतलब बहुत प्रकार का डर उसके मन में रहता है। और कहीं ना कहीं इंटरव्यू एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कड़ी है, जिसकी वजह से व्यक्ति डिस्क्वालीफाई भी हो जाता है। जी। आपका इंटरव्यू बहुत इजी रहा, बहुत ही कंफर्टेबल रहा। हाँ, आपको चैलेंज नहीं महसूस हुआ? कंफर्टेबल रहा था। चैलेंज जो इंटरव्यू से पहले लगा था कि पता नहीं क्या होगा, बट किस प्रकार के सवाल आपको उस वक्त वहाँ पे? मुझे सवाल अधिकतर मेरे सब्जेक्ट से पूछे गए थे। अच्छा। और कुछ झारखंड से रिलेटेड, जैसे कि सबसे पहले पूछा गया। कितने सवाल रहते हैं उसमें से?
चल डिपेंड करता है, वैसे कोई काउंट नहीं होता है। मेरे समय 5 इंटरव्यूअर थे। अच्छा। और सभी 3-4 सवाल ऐसे पूछे थे। अच्छा। 25 मिनट तक, 25 आधा घंटा तक मेरा इंटरव्यू चला था। अच्छा। सबसे पहले मुझे पूछा गया था कि जैसे ज्योग्राफी था मेरा, चेयरमैन ने कहा कि आपको ज्योग्राफी होना है। मैंने कहा जी सर। तो उन्होंने पूछा अच्छा बताइए झारखंड में बारिश कैसे होती है। तो फिर मैंने बताया इसके मैकेनिज्म को, कैसे कैसे बारिश होती है। फिर मानसून के बारे में पूछा। यहीं से शुरू हुई। उसके बाद पॉलिटी से सवाल आए थे। अच्छा। कुछ उसके बाद पूछा गया था कि ये झारखंड के विकास के बारे में, क्यों पिछड़ा रहा है झारखंड। ऐसे ये सब तो आम सवाल हैं, स्टूडेंट्स को करके जानी चाहिए। और करेंट में जो चीज़ें चल रही है। एक और भी सवाल है, जैसे कि आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहाँ पर आपका भरण पोषण पालन पोषण हुआ, जिस इन्वायरमेंट में आप सीखते हैं, इस प्रकार के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इन्वायरमेंट कितना महत्व रखता है और कैसे लोगों के बीच में आप रहते थे जिससे आपका जो एग्ज़ाम बहुत ईजी हो गया? बहुत बड़ा इन्वायरमेंट ही, मैंने जैसे बताया मेरे अंदर सिविल सर्विस की भावना कब आई, तो वो केवल इन्वायरमेंट की वजह से कि मेरे आसपास के लोग कर रहे थे। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप फिर कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में फ्रेंड्स मिलते हैं, वहाँ भी आपको अलग अलग ग्रुप के, कुछ सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, कुछ बैंक के करते हैं। तो आपका जो इंटरेस्ट होगा आप ऑटोमेटिकली उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। तो फिर वहाँ भी ग्रुप वैसे ही बन गया था। ग्रेजुएशन के दौरान भी हमारा ऐसा ग्रुप बन गया था जो सिविल सर्विस के लिए तैयारी करने में उसी समय से जुट गए थे। तो ऑटोमेटिकली वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। ग्रुप डिस्कशन, अपने आसपास के जो आपके फ्रेंड हैं वो उसी क्षेत्र में ड्रीम हो, तो ये सबसे बेस्ट ये है। मैं कहूँगा कि तैयारी में सबसे ज़्यादा बेनिफिट एक ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ग्रुप रहता है और उसमें से भी वैसे स्टूडेंट का ग्रुप हो जो उस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़्यादा फायदा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत सबसे ज़रूरी भी है। एक मतलब बड़ा एक सवाल ये है, कई बार ये लोगों के माइंड पे भी कहता है कि आज जैसे देश भर में आज बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है आप और हम समझते हैं, और जहाँ पर झारखंड प्रदेश में भी तो उसका चैलेंज बड़ा है। लेकिन इतने सारे कंपटीशन हैं, उसके बावजूद भी मतलब क्या ऐसा उसका तैयारी का स्ट्रेटजी हो जिससे वो कंपटीशन उसको हिट ना कर पाए, कंपटीशन को वो बिल्कुल इजीली एक्सेप्ट कर पाए? क्या मैसेज देना चाहेंगे जो तैयारी अभी एग्जाम्स वगैरह की कर रहे हैं? जी, कंपटीशन तो है अभी बहुत ज़्यादा, यूथ जो आगे आ रहे हैं और लिमिटेड सीट्स हैं गवर्नमेंट सीट्स में। तो पहली चीज़ तो है कि जो तैयारी, किसी भी क्षेत्र की तैयारी करें तो एक क्लियर पाथ, एक डायरेक्टेड पाथ होना, तो उसके लिए एक सही गाइडेंस, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए, उसके लिए सही गाइडेंस पहली चीज़ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको जो लगन है ना आपके अंदर, उसको पाने की थोड़ा पागलपन, कोई भी कुछ भी चीज़ करना चाह रहे हैं, थोड़ा पागलपन तो होना चाहिए कि हाँ ये कर लेना है, फिर वो आपको ले जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कुछ भी चीज़ यदि आप पाना चाहते हैं तो ये दो चीज़, सही गाइडेंस रहे और आप में थोड़ा पागलपन रहे तो आप कर लेंगे। एक और भी सवाल आता है जयपाल जी, जैसे आज के तारीख में अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बनता है, आज सिविल सर्वेंट आपके जो क्षेत्र है सिविल सर्विस में, आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ठीक है सिविल सर्विसेज में आज सोसाइटी में उनका नाम फेम सब मिलता है, सब कुछ है, लेकिन क्या मतलब समाज में या जो व्यक्ति सक्सेसफुल होकर के जाता है या सफल होता है, तो समाज के लिए या समाज के लिए वो किस प्रकार से एक आइडियल माना जा सकता है? देखिए, सिविल सर्विस की जो अट्रैक्ट करता है ज़्यादातर युवाओं को कि समाज में उसकी जो वैल्यू है, आप समाज के से कितना जुड़ा हुआ होते हैं और समाज के एक एक व्यक्ति को आप टच करते हैं, इसलिए उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। तो आप यदि प्रशासन को लोगों तक पहुंचा पाए, है ना, लोग अभी क्या है कि आप बहुत सारे एक कमी भी बोलूँगा कि प्रशासन और लोगों में थोड़ा दूरी है ना, कहीं ना कहीं की गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, जिससे बहुत रियल प्रॉब्लम को वहाँ प्रशासन तक कभी कभी नहीं पहुँच पाता। तो ये चीज़ें कर पाएँ तो उससे बड़ी चीज़ नहीं है मुझे लगता है। आप जब इस फील्ड में आप जब एज ए वीडियो आप पोस्टेड होंगे तो समाज के जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लैकिंग पॉइंट है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं वो पहुँच नहीं पा रही, कैसे आप लोगों को जोड़ेंगे? आपका क्या स्ट्रेटजी होगा, क्या आपकी रणनीति होगी कि लोगों को आप जोड़ पाएँ, क्या आपका मतलब फंक्शन होगा? बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, जो की भी जा रही है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं की जा रही है। जैसे लोगों को अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ना है ना, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक के माध्यम से लोगों को कनेक्ट रखना, आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो पता चले लोगों को, हाँ ये हुआ आज। दूसरी चीज़ें हैं कि फील्ड में
अधिक से अधिक लोगों पंचायतों में जाकर लोगों को जागरूक करना, ये सब चीज़ें की जा सकती है। और इनोवेटिव तरीके से अभी जैसे अलग अलग जगह किए भी जा रहे हैं झारखंड सरकार में, लोगों के ही द्वारा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के द्वारा अभी कोरोना वाले ये में बहुत सारे चलाए जा रहे हैं स्कीम्स कि लोग आएँ और अन्नदान करें। तो जितना लोगों को इन्वॉल्व करेंगे मुझे लगता है प्रशासन उतना ज़्यादा जोड़। अभी गवर्नमेंट एक मेक इन इंडिया की बहुत मतलब प्रोजेक्ट जिस पर काम कर रही है, इसमें ग्लोबलाइज्ड हो रहा है देश, डिजिटलाइजेशन का जो रोल है, कितना रोल है अगर हम देखें, अगर ग्लोबलाइजेशन करना है तो डिजिटल फंक्शन कितना इम्पोर्टेंट है समाज को ग्रोथ करने में, आपका क्या लगता है इसको? महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, क्योंकि अभी जो इस आपदा के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, है ना। पहले के ग्लोबल ऑर्डर और इसके बाद आपदा के कोरोना आपदा के बाद के ग्लोबल ऑर्डर में चेंज आने वाले हैं। अब जिस ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं वो में भी अभी रिवर्स होने लगे, रिवर्स इन द सेंस कि लोग देश प्रोटेक्शनिज्म की ओर जाएंगे, अपने आप को एम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए या जो भी चीज़ें हों, या जैसे तो इस ऐसी स्थिति में हम ना जो मेक इन इंडिया हमारे देश में तो इसको बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी आयात हम अलग अलग देशों से जो करते थे, चीन से जैसे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, ये डिपेंडेंसी कम हो सकती है इसके बाद से। और भी डेवलप्ड कंट्री में जो डिपेंडेंसी है हमारी बहुत सारी वस्तुओं को लेकर, ये कम हो सकती है। तो ये सब चीज़ें किया जा सकता है और इससे फिर लोकल्स तक इनका फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है कि उनको एक मार्केट प्रदान करें ताकि वो सहयोग करें लोकल लेवल से। चलते चलते एक और सवाल जयपाल जी, हालांकि बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बहुत सारे स्टूडेंट जो इसकी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, एक वे मिल जाएगा कि एग्ज़ाम्स की तैयारी करना कैसे है और क्या रोल है, एनालिसिस करके पढ़ने का क्या रोल है, क्या उसके लिए फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं इस क्षेत्र में जो लोगों को लगता है यार ग्रेजुएशन करेंगे उसके बाद एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, या तो बहुत सारे लोग मिसगाइडेड होते हैं अलग अलग जगहों में से भी। आपकी इतनी बड़ी सफलता समाज के लिए कितना बड़ा मतलब रोल अदा करेगा? रूरल बैकग्राउंड से, अभावों से जो स्टूडेंट आते हैं उनमें आशा की किरण आ सकती है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि यदि आप अपने आप को समझ लें कि मैं कर सकता हूँ और आप सही सर्कल में पहुँच जाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या सही दोस्त हो या अच्छे इंस्टीट्यूट हो, कोई एक माध्यम होना ज़रूरी है ताकि आपको गोल क्लियर नज़र आए, आपको सपोर्ट भी करे वो आपके आसपास के लोग हों या कोचिंग हो या जो परिवार के लोग हों, तो किया जा सकता है। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। और भी मैं ही नहीं, और भी इस बार जो जेपीएससी में अधिकांश देखिएगा रूरल झारखंड से सिलेक्ट हुए हैं, तो इससे आने वाले स्टूडेंट को मुझे लगता है बहुत एक इंस्पिरेशन मिलेगी। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा जो शायद मेंशन नहीं हुआ हमारे, क्योंकि आप बोले कि लास्ट क्वेश्चन है। नहीं अभी और डिस्कस में हम लोग कर सकते हैं अगर क्योंकि जेपीएससी की जो मेंस की तैयारी और कैसे करना है वो चीज़ें ज़रूरी है। क्योंकि तैयारी सिविल सर्विस की जब शुरू करते हैं, ग्रेजुएशन वाली जो पढ़ाई है वो उस पर बातें कर दी, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट में ये दिक्कत आती है कि पीटी के सिलेबस लिए, फिर पहले पीटी एग्जाम तो पीटी की पढ़ाई करने लगे, मेंस में फिर मेंस के सिलेबस, ये बहुत गलत स्ट्रेटेजी है। अच्छा। सबसे पहले हमें मेंस का जो सिलेबस है अभी 4 जीएस पेपर हैं, इसको इन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए शुरू से ही, मतलब पीटी से भी पहले? पीटी से पहले। अच्छा। और उनको आप पहले तो सिलेबस को रट जाइए। अच्छा। उनको अपने से, है ना, उसके बाद आप उसको एनालिटिकल तरीके से, कई बार स्टूडेंट्स में क्या होता है कि हाँ ये सिलेबस है तो इसे पढ़ना है, नहीं, अब उसे समझिए, है ना। थोड़ा जब कहीं चाय भी पी रहे हैं तो उसमें सोचिए कि हाँ ऐतिहासिक यदि इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट है ना, तो गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी गई अलग अलग जो असहयोग आंदोलन है उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ा, कैसे लड़ी गई, दोस्तों की चर्चा करके, तो ये समझ विकसित करना मुख्य ये है। क्योंकि एक सिविल सर्विस में जो क्वेश्चंस आते हैं जरूरी नहीं आप जो पढ़े हैं वही आएगा क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने नहीं पढ़ा है, तब ऐसी पढ़ाई आपको काम आएगी। तो पढ़े भी होंगे लेकिन आपको आपने एनालिटिकल नहीं किया होगा। एनालिटिकल नहीं किया होगा, एनालिसिस नहीं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ की बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि कोचिंग से नोट्स मिल जाए। अच्छा। है ना, ये बहुत गलत आदत है। यदि नोट्स लेना भी है तो आप उसे पढ़िए और अपने से नोट्स बनाइए। अच्छा। अपने हाथों से नोट्स बनाना ये सबसे ज़रूरी है। दूसरों का नोट्स पे डिपेंड, ये इससे आपको वो
एनालिटिकल पावर डेवलप नहीं हो पाएगी, चीज़ों को सोचने की, केवल पढ़ के रट के लिख लेना, ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आगे रोकेगी। तो इसका मतलब जब भी कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी की शुरुआत करे उसको पहले पीटी का या मेंस का जो सब मैंने सिलेबस है उसको क्लियर माइंड पे होना चाहिए और पहले डिटेल्स पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। उससे क्या होगा, उसको डिटेल भी मिलेगा और हाँ उसके बाद अब पीटी का जब समय आएगा, जब एग्जाम डेट आ गया तो 2-3 महीने पहले आप पीटी को भी अच्छे से पीटी वाइज जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मेंस में आपने पढ़ाई की है तो डिटेल्स तो वही सिलेबस है आपको एक्चुअली पीटी में भी, तो वो सब आसानी से हो जाएगी। पहली चीज़ हाँ ये। दूसरी चीज़ और एक चीज़ कहना चाहूँगी मेंस के लिए, पीटी के लिए भी टेस्ट सीरीज का बहुत महत्वपूर्ण मेरे लिए पर्सनली एक्चुअली। और एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पर कि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ मेरे लिए ये वर्क किया है ना, तो आप डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए और भी तरीके हैं, हो सकते हैं, तो उसको समझना जरूरी है कि अलग अलग तरीके भी अपना सकते हैं, आप किस तरीके से जा सकते हैं। तो दूसरी चीज़ है कि टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर रहा था कि प्री और मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्री के पहले भी किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़िए या दोस्तों के बीच क्वेश्चन बनाइए कि आज वो कुछ क्वेश्चन बनाएगा, फिर उनको टाइम लिमिट सेट करके टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। वो एग्ज़ाम सिचुएशन जो लाना, क्योंकि हम पढ़ कितना भी लें एग्ज़ाम सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो वहाँ डील करना थोड़ा मुश्किल होता है यदि नहीं किए हैं तो ये सब चीज़ें। फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होता है मेंस में यदि टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा। ओके चलिए बहुत अच्छा। एक और लास्ट सवाल, आप जो हमारे दर्शक हैं उन तमाम जो अभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वापस मैंने अभी बताया कि अभी जो कहीं ना कहीं जब पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसको आप ये क्या आपका पढ़ाई का टाइम टारगेट था, कितना घंटा पढ़ना चाहिए? कुछ लोग घंटों में इसको मतलब जो लिमिट कर देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना घंटा पढ़ने से एक तरह एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है, या तो उसको कोई बाउंड नहीं रखना चाहिए? ये कोई ऐसा बाउंड नहीं है, मैंने ऐसा कोई बाउंड कि इतना ही घंटा पढ़ना है ऐसा कोई रखा नहीं। अब जब तैयारी करते हैं तो एक सीमा तय करते हैं कि इतने दिन में इतना सिलेबस पूरा करना है। कोई 3 घंटे पढ़ के पूरा कर रहा है, कोई 4 घंटे पढ़ के पूरा कर सकते हैं, किसी को 8 घंटे लग सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो अपने अनुसार ही सेट करना होगा। लेकिन हाँ सिलेबस का जो टाइम वो सेट करना जरूरी है एग्जाम के टाइम खासकर कि अगले 1 सप्ताह में मुझे ये चैप्टर ख़त्म करना है, ये ज़रूरी है, ना कि टाइम ज़रूरी है मुझे लगता है। बहुत बहुत एक बार वापस मुबारकबाद आपको, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको अपनी सफलता। आप अभी सीढ़ी पे चढ़ेंगे आप, और आप एक समाज से जुड़ेंगे, लोगों को जुड़ेंगे और हमारे झारखंड प्रदेश का, देश का एक अच्छा प्रतिनिधित्व करेंगे। एज ए सर्विस के फील्ड में आप गवर्नमेंट का सपोर्ट करेंगे, लोगों के साथ जुड़ेंगे। आपका एक बार पुनः हमारे न्यूज़ टॉप इंडिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। और ये थे हमारे बीच में मिस्टर जयपाल महतो जी, जो अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था उस बीच में उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है और अपना गांव का नाम रोशन किया है, अपने फादर का नाम रोशन किया है और अपने सपने को भी पूरा किया है। आज हमारे बीच में स्टूडियो में आए थे, हम उनसे बातचीत कर रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।